let's talk about the texturing. So we have our model done by here. हमने ये मॉडल तैयार किया है और इसमें हमने सारे ऑब्जेक्ट सब कुछ फिल कर दिया है, विड्थ भी एडजस्ट कर दी है, बेल्ट्स भी लगा दिए हैं, डायलर्स एंड एवरीथिंग है। अब इसमें कलर्स करने हैं और इसको एक रेंडर फॉर्म तक के लिए ले जाना है जहाँ पे आप इसको रेंडर कर सकें। Yes, sir. अब आपके पास रेफरेंसेस हैं, सो इट इज़ गुड, बट करेंटली हम इस रेफरेंस को फॉलो नहीं करेंगे। रीज़न इस चीज़ का है क्योंकि हमें रेप्लिकास नहीं बनाने हैं। रेप्लिकास बनाने हैं तो बहुत आसान है, हम इसमें से टेक्सचर उठा सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। Sir, replica means? रेप्लिका यानी डुप्लीकेट, है ना। Yes, sir. रेप्लिका और डुप्लीकेट में ऐसा होता है कि डुप्लीकेट में कुछ चेंजेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट रेप्लिकास जो होते हैं वो मतलब एग्जैक्ट सेम होता है, उसी चीज़ Yes, का sir. एग्जैक्ट कॉपी, सारी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। तो यहाँ इवन तक मतलब अगर ये सब भी है, मैं चाहता हूँ कि ये जो रेडियो है इसका ब्लू कलर मैं ले सकता हूँ या कोई दूसरा कलर, ये ज़रूर दूंगा मैं। स्टिकर्स वगैरह, ये ये सारी चीज़ें दूंगा, है ना, धूल वगैरह ये सब मैं देना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा Yes, sir. कलर थीम चेंज करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आई शुड चेंज इट। अब जब हम बात करते हैं टेक्सचरिंग की या कलर प्रोवाइड करने के लिए, टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए जब हम बात करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, इसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, बिना उसके आप टेक्सचरिंग कर नहीं सकते। Yes, sir. ठीक है, सो वो फंडामेंटल्स पे हम लोग बात करते हैं एंड विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से उसको यू विल वर्क ऑन दैट। गिव मी जस्ट अ मोमेंट, आई विल आस्क सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो, रोशन वगैरह, उनको भी थोड़ा सा Yes. ये फंडामेंटल दे देते हैं, है ना। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Sit down. We're gonna learn some texturing in Maya, but today's class will be your fundamentals. Like how do you start, how do you understand a texture. So it's not completely about कि माया में किस तरीके से टेक्सचर अप्लाई करना है, दैट इज for you it will be beneficiary, and for Toyesh it also will be beneficiary, but for Prince it is not beneficiary because it is for Maya, but the fundamentals is the same for every texture, so that portion you will be learning. Just give me a moment, I'll just connect this right, so you can able to see the screen, right? Okay, so let's talk about texturing. Texturing 3D में क्या होता है और कैसे इसको टेक्सचर किया जाता है। We'll talk about the 3D texturing. So हमने क्या किया, हमने एक मॉडल बनाया हुआ था हमारे क्लास वर्क में, हमने क्रिएट किया हुआ था, which is this model. Okay, we have our model is ready, right? Now we have to do what, ये हार्ड सरफेस मॉडल है और हमें इसको कलर करना है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज एज अ कलर प्रोफाइल बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कलर कुछ और यूज करूँ। बाकी डस्ट और स्टिकर्स और एवरीथिंग वो सब मैं दूँ, बस कलर थीम मुझे सूट नहीं कर रही है, सो आई विल बी ट्राइंग टू वर्क विथ सम अदर कलर थीम्स। तो इन 3D ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई भी टाइप के आपको कलर प्रोवाइड करने हैं, तो जनरली क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट कर जाते हैं इस चीज़ को कि टेक्सचरिंग मतलब होता है केवल कलर अप्लाई कर देना
और उसके साथ आपके जितने ऑप्शंस हैं वो आपको पता नहीं होते। टेक्सचरिंग में दो डिवीजन होते हैं जनरली। टेक्सचरिंग यानी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप कोई कलर या कोई भी चीज डालते हो, अपीयरेंस चेंज करते हो, वो बिना मटेरियल के नहीं हो सकता। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल एक्चुअल में ये वो कंपोनेंट है या ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो तरीके की इंफॉर्मेशंस आती हैं। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके 3D ऑब्जेक्ट की लुक का। 3D ऑब्जेक्ट जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, ये लैम्बर्ट मटेरियल डला है इसमें, ठीक है। और अगर कोई मैक्स वाला है तो मैक्स के लिए सिंपल जो पहला मटेरियल स्लॉट डलता है वो उसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, ब्लेंड शेडर मान लो। ठीक है, तो मटेरियल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो तरीके की वैल्यू जाती है। स्क्रीन शेयर्ड है तो इश? हाँ, Yes, sir. ओके। नाउ, okay, let me just turn off these sounds for others as well so that others can also be able to hear you. मटेरियल के अंदर दो चीज आती है, एक आता है टेक्सचर एंड दूसरा आता है शेडर। ठीक है, टेक्सचर और शेडर। क्या होता है टेक्सचर और क्या होता है शेडर? याद रखने में, है ना। आप देखो, मटेरियल के अंदर दो चीज आती है, टेक्सचर और शेडर। टेक्सचर अलग होता है, शेडर अलग होता है। टेक्सचर किन किन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं? सेट ऑफ ग्रुप। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज का ग्रुप होता है जिसको टेक्सचर बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑब्जेक्ट के क्या बोलते हैं, मटेरियल के लिए, अपीयरेंस के लिए। और शेडर भी आपके ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस में होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज के अलग अलग हो जाने से इनमें डिवीजन हो गया है। ठीक है, कि शेडर का पर्पस अलग होता है, टेक्सचर का पर्पस अलग होता है। अब बात करते हैं टेक्सचर की, कि व्हाट इज टेक्सचर। तो टेक्सचर इज बेसिकली एन इमेज। टेक्सचरिंग की बात कर रहे हैं, आप लोग सब जानते ही हैं कि टेक्सचर है क्या। तो टेक्सचर एक इमेज होती है, एक मैप होता है। ठीक है, दिस आर सेट ऑफ मैप्स दैट इफेक्ट्स द आउटर एरिया ऑफ योर ऑब्जेक्ट। और आपका सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में बोलूं तो, अगर टेक्सचर इज अ मैप विच इफेक्ट्स योर मैश। आपके 3D मैश को कलर करने के लिए टेक्सचर लगता है। ठीक है, करेक्ट तो इश? Yes, sir. क्लियर है ना? जो चीज समझ नहीं Yes, sir. आएगी वो बताना। अब 3D मैश को कलर करने के लिए तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज कलर करने के लिए लगती है? डिफ्यूज, ठीक है, बम्प, नॉर्मल, ओ, ए ओ की ओ ए, एम्बियंट ऑक्लूजन, और है ना, तो ए ओ हुआ ना, एम्बियंट ऑक्लूजन। एम्बियंट ऑक्लूजन इज फॉर शेडोज, इट इज नॉट फॉर योर 3D मैश, है ना। तो डिफ्यूज जो है, बम्प जो है, नॉर्मल हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो गया। हाँ, तुम उसी में खेल लेते हो, बट इसका भी मैप बना सकते हैं। आई हैड शोन यू अबाउट दैट टी शर्ट वन ना, वही तो ट्रांसपेरेंसी मैप था। अल्फा मैप बना के ट्रांसपेरेंसी पे लगा दो तो ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। अरे, ट्रांसपेरेंसी देखो, एक चीज बता दूं तो यश को और प्रिंस को और रोशन को, ये जितने भी देख रहे हो टेक्सचर शेडर, ये जितने भी हैं, कंप्यूटर को कलर समझ नहीं आता, कंप्यूटर को अल्फा वैल्यू ही समझ आती है। ये सारे के सारे अल्फा वैल्यूज पे काम करेंगे।
केवल नॉर्मल ही एक ऐसा मैप है जो कि आरजीबी वैल्यू पे काम करता है, अदरवाइज बाकी जितने हैं सब अल्फा वैल्यू पे काम करते हैं। डिफ्यूज में भी आप आरजीबी डालते हो, लेकिन सॉरी, डिफ्यूज को इफेक्ट करने के लिए अल्फा मैप लगता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बेसिकली ये समझ लो कि जहां जहां आप अपीयरेंस में जाते हैं और मैप क्रिएट करने के लिए आपको ये 5 वैल्यूज लगेंगी, आरजीबी और अल्फा, ये लगेंगी। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। अब डिफ्यूज, बम्प, नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसपेरेंसी, दीज आर फॉर्म ऑफ योर टेक्सचर्स। ये टेक्सचर के अंदर आते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि डर्ट होगा, कीचड़ होगा, सॉफ्ट होगा, या क्या बोलते, बम्प होगा उसके ऊपर में, या स्क्रैचेस होंगे, या जो भी, ये सारा कुछ टेक्सचर हैंडल करता है। ठीक है, अब ये आप बताते कैसे हो? मैप बना बना के, टेक्सचर मैप्स लगते हैं, इनको बना बना के आप पूरा ये चीज क्लियर करते हो। जब आप आ जाते हो शेडर में, तो शेडर हो जाता है, ये वो अपीयरेंस होती है जो कि लाइट के द्वारा इफेक्ट होती है। ठीक है, इसको भी आप मैप के द्वारा इफेक्ट करते हो, लेकिन लाइट का असर इसके ऊपर में पड़ता है। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं कि शेडर में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। रिफ्लेक्शन, रफनेस जो है वो डेफिनेटली स्पेक्युलर, स्पेक्युलर जो न्यू एज वाला है वो भी बताऊंगा। आप जो बोल रहे हो वो न्यू एज वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पुराने एज वाले हैं जो शुरुआत में बेसिक फाउंडेशन चालू हुई थी ना, तो वहाँ के मैप्स हैं। रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर, रिफ्रैक्शन, एओ यानी एम्बियंट ओक्लूजन। फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ ना, इस सेंटर पे रख देते हैं, और शेडर को यहाँ ले आते हैं, टेक्सचर को भी यहाँ ले आते हैं, और डिफ्यूज को भी यहाँ ले आते हैं। ठीक है, एंड देन हम लोग ऑफ कर देते हैं इसको। ठीक है, सो दैट हमारा जो ये सेक्शन है तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्पेक्युलर, एम्बियन, ऑक्लूजन, और क्या, ऐसी कोई भी चीज जो लाइट के लगाने से आपके मटेरियल के ऊपर में इफेक्ट डालती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका एचडीआरआई, पूरा 3D इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है उसका रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ये सारा कुछ जो है वो शेडर के अंदर आता है। शेडर क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट जैसे सीन की बदलती है तो ये भी बदल जाएगी। टेक्सचर नहीं बदलता, सीन का लाइट बदलेगा तो टेक्सचर नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपका शेडर जो है, अगर सीन में लाइट की पोजीशन बदलती है तो शेडर इफेक्ट होता है। ये दोनों चीजें आपको समझनी होती हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसको रियल वर्ल्ड में रियल बनाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में कौन सा होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल पे जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, हाउ टू टेक्सचर ओवर दैट। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है कि भाई इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं, वन मोर थिंग, इसमें और भी एक और चीज आती है विच इज कास्टिक्स। विल टॉक अबाउट दैट। हो गया, अलग कर दिए, मैक्स पूरे अलग कर दूंगा मैं आज इसके, फिर से नया डालूंगा 2022। हम्म, ऑब्जर्व करके देखो, ये आपके पास एक बॉल है। ठीक है, ये ग्लास ऑब्जेक्ट है, इसमें टेक्सचर नहीं है। ग्लास ऑब्जेक्ट में टेक्सचर नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें होता है लेकिन बहुत कम पैमाने में आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंसी उसकी 90%, 90 to 100, 100% नहीं होती, लेकिन 90 to 95% इसकी ट्रांसपेरेंसी रहती है।
लाइट बिल्कुल सी थ्रू होता है, आर पार दिखता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप यहाँ फाइंड करते हैं? सबसे पहली रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन जो है वो आपका इन्वायरमेंट के द्वारा, जो आपकी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जो इमेजेस बनती हैं एनवायरनमेंट की, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इमेजेस क्यों बनती हैं? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिव वैल्यू ज्यादा होती है, लाइट उसमें से बाउंस ज्यादा कर सकती है। हम लोग ने स्केचिंग के समय ये चीज सीखी थी, सबने सीखी थी। तो ये सर एक बार फिर से रिपीट करो। देखो, रिफ्लेक्शन जो है, लाइट्स हम लोग ने याद है पहले पढ़ा था, शेडिंग वगैरह। अगर नहीं भी है तो चलो यहाँ पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे बनता है। जब उस ऑब्जेक्ट में लाइट बाउंस होती लाइट है ना, पड़ता है, उस यस। ऑब्जेक्ट में लाइट लगती है और वापस बाउंस होके कहाँ जाती है, तो कैमरे के पास जाएगी या सब जगह बाउंस होगी। तो उससे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में इमेज बनने लगती है। और कौन सी इमेज बनती है? तो एनवायरनमेंट की इमेज बनने लगती है। यस सर। इस चीज को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यस सर। अब रिफ्लेक्शन जो है, किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी होती है, किसी ऑब्जेक्ट की कम रिफ्लेक्टिविटी कम। होती है। ओके, किसी की ज्यादा किसी की कम। हमारी स्किन भी रिफ्लेक्टिव होती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन देती है। क्यों रिफ्लेक्टिव होती है, बता सकते हो? लॉजिक लगाओ। भाई, आपके शरीर में 70% पानी होता है ना। ये पानी मॉइस्चर आपकी स्किन के ऊपर होना बहुत जरूरी, तभी आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है। ये जो सॉफ्टनेस है ना स्किन की, वो इसी कारण से है। जस्ट अ मिनट। बराबर। तो ये जो स्किन की सॉफ्टनेस क्यों बरकरार है? क्योंकि इसमें पानी है ना। ये आपकी जो, यस सर। कईयों की कितनी भी हार्ड स्किन हो जाए, पत्थर नहीं हो जाती। पत्थर तभी होगी जब उसमें से ऑक्सीजन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पानी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तब स्किन पत्थर हो जाएगी, पपड़ी बन के गिर जाएगी। बट वैसा होता नहीं, क्योंकि मॉइस्चर आपके शरीर में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। पानी है तो रिफ्लेक्टिव वैल्यू होगी। आपके शरीर में से ऑयल्स निकलते हैं, है ना, स्किन के द्वारा ऑयल निकलते हैं। तो ये जब ऑयल निकलते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज के कारण एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी होती ही है। 5%। अगर 100% है रिफ्लेक्टिव, तो 5% टू 10% आपकी बॉडी रिफ्लेक्शन भेजेगी। जब बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे, पूरे स्वेटी हो जाओगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 जाएगा। लेकिन कभी भी आपके शरीर पे किसी और वर्ल्ड की इमेज नहीं आएगी। उसका स्पेक्युलर जरूर बनने लगेगा, वहां पे आपको हल्का सा वो नजर जरूर आने लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही एक सर्टेन एंगल पे अपना हाथ रख के देखोगे ना, बहुत स्वेटी हाथ रहेगा, रख के देखोगे तब आपको दिखेगा। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट कि रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं आगे, बट करेंटली वील हैव टू स्टिक विद आवर शेडर। सबसे पहले हम लोग को रिफ्लेक्शन पे ये ध्यान देना होता है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। Like for 5 minutes, Toyesh, could you just wait for like 2 more minutes? I'll be joining you. There is some technical issue which I had to यस reckon, सर। right? यस। Just give me 2 minutes. I'll be there.
इसके लिए थोड़ी दिए हो, ट्यूशन के लिए दिए। तो ये शुद्ध है। Yes, sir. इसको आप लोग ने कुछ चेंज किया था क्या, ये स्क्रीन? ओके। तो हम लोग शेडर के बारे में बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर, रिफ्रैक्शन, एम्बियंट, एचडीआरआई, कास्टिक, ये शेडर के अंदर आता है। अब ऑब्जेक्ट देख रहे थे, हमें पता चल गया कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये वो इमेज होती है जब लाइट ऑब्जेक्ट पे बाउंस करती है तो उस पे फॉर्म होती है जो इमेज। अब जो जितनी ज़्यादा लाइट बाउंस होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, जितनी ज़्यादा लाइट बाउंस होगी उतना ज़्यादा। अब आप बाउंसिंग ऐसा मत सोचिए कि इमेज आके यहीं से लाइट बाउंस हो जाती है तो उसके ऊपर में बनती है, नहीं। रिफ्लेक्शन तब बनता है जब लाइट अंदर चली जाती है और अंदर बाउंस होती है, बाहर नहीं निकल पाती, तब कहीं जाके रिफ्लेक्शन बनता है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, वो ये नहीं है कि ऊपर आके वापस चली गई तो वो बाउंस, उस समय पे क्या बनता है, हाइलाइट्स बनती हैं। सॉरी, स्पेकुलर जो है ना वो तब बनता है ऑब्जेक्ट में, स्पेकुलर तब बनेगा जब लाइट बाउंस होके बाहर ही चली जाएगी। लेकिन अगर लाइट बाउंस होके अंदर चली जाती है दैट मीन्स सब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होगा उस ऑब्जेक्ट में क्योंकि लाइट अंदर जाके बाउंस हो रही है। केवल मिरर जो होता है वो 100% रिफ्लेक्टिव होता है लेकिन 0% रिफ्रैक्टिव होता है। इसलिए मिरर के अंदर इमेज नहीं बनती, मिरर के बाहर इमेज बनती है। करेक्ट, क्लियर है? Yes, sir. अब स्पेकुलर समझ आ गया, जब लाइट अंदर नहीं जा पाएगी, जितनी लाइट बाहर हो, बाहर ही बाहर बाउंस हो जाएगी तो स्पेकुलर बना देगी, यानी वो चमक ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो लाइट के कारण आ रही है। ये जितना दिख रहा है यहाँ पे अलग से वाइट ग्लो नजर आएगा, जो ये ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये इमेज फॉर्म हो रही है, करेक्ट है। लेकिन इमेज में भी जो ग्लो वाइट एरियाज हैं, जो डार्क एरियाज हैं, तो जो वाइट एरियाज हैं वो सारे स्पेकुलर के अंदर आते हैं। करेक्ट है? डिवीजन क्लियर कर लिए? Yes, sir. Yes. रिफ्रैक्शन जब ज्योमेट्री अंदर चली जाती है, यानी लाइट जो है वो अंदर चली जाती है। अब लिक्विड के अंदर जाएगी अगर लाइट, लेट मी से इफ देर इज एनी वाटर वाला दिखेगा, वाटर के अंदर अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा, एक सेपरेट डायरेक्शन पे इमेज बनने लगेगी। आप लोग को फिजिक्स पता ही होगा कि भाई लाइट अंदर जाती है तो जितना उस लिक्विड का डेंसिटी रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका पाथ जो है लाइट का वो बदल जाता है। तो जो डिविएट होता है वो इमेज बनती है, वो इमेज को रिफ्रैक्टिव इमेज बोलते हैं। ये सब शेडर के अंदर आता है क्योंकि ये लाइट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, कैमरे की पोजीशन के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। एम्बियंट ऑक्लूजन इज फॉर जो दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपकते हैं तो उनके बीच में जो शेडो बनती है उसको एम्बियंट ऑक्लूजन बोलते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट आप रखते हैं, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, एम्बियंट ऑक्लूजन का मैप, एम्बियंट ऑक्लूजन का मैप जो है वो हम बनाते नहीं हैं, निकालते हैं। माया कैलकुलेट करता है लाइट्स के अकॉर्डिंग, एम्बियंस खुद बनता है, वहां पे ऑप्शन मिलता है एम्बियंट ऑक्लूजन का। बिल्कुल। क्यों इसमें निकालना है एओ मैप? तो एओ मैप निकालते क्यों हैं, पहले ये बताओ कि एम्बियंट ऑक्लूजन निकालने के लिए निकाल देंगे, बस वही है कि एओ मैप निकालने की ज़रूरत किस चीज़ के लिए पड़ रही है, कौन सी कंपोजिटिंग कर रहे हो जिसके लिए ये ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक एक्स्ट्रा मैप भी वैल्यू और फाइल साइज बढ़ाएगा, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रख के ही निकालने हैं सारे। विल टॉक अबाउट इट। एच डी आर आई इज
हाई डायनेमिक रेंज इमेज जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, इन्वायरमेंट की लाइट बनाने के लिए, तो वो भी शेडर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। कास्टिक जो है ये बेसिकली वो वैल्यू होती है जो रोशनी के कारण जमीन पे बनती है। जब भी जैसी लाइट ट्रैवल करती है, बाउंस करके बाहर निकलती है, तो जो दूसरी सरफेस होती है उस पे जो लाइट इमेज बनती है या लाइट बाउंस करती है उसको कास्टिक बोलती है। या फिर ये इसको सबसे इजी तरीके से अगर समझना है तो इसको ऐसा बोला जाए कि भाई जो लाइट जब किसी रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टिव सरफेस में से लाइट ट्रैवल करती है और लाइट जब उससे ट्रैवल करने के बाद बाहर निकलती है तो कास्टिक छोड़ती हुई जाती है। सो दिस इज योर कास्टिक। ये कास्टिक होता है जब कोई भी लाइट निकलती है तो कास्टिक बनाती है। ठीक है, दिस इज योर कास्टिक इमेज। तो जब हम ग्लास बनाते हैं तो इन सारी प्रॉपर्टीज को देख के बनाते हैं कि कितना रिफ्लेक्ट। अब क्या होगा अगर एग्जाम्पल पे देखा जाए तो भाई यहाँ पे अगर मैं ये ग्लास सरफेस की बात कर रहा हूँ तो इट इज 100% रिफ्लेक्टिविटी, 90% रिफ्लेक्टिविटी देंगे। एच डी आर आई में इमेज में उसके आसपास की इमेज में एच डी आर आई में दे देंगे भाई ये वाली इमेज। ठीक है, इसको अचीव करना है थ्री डी में तो क्या करेंगे, एच डी आर आई में पीछे की इमेज इन्वायरमेंट देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिविटी 90% कर देंगे, रिफ्रैक्टिविटी 5% कर देंगे क्योंकि बिल्कुल कम रिफ्रैक्टिव इमेज बन रही है, अंदर ट्रैवल कर रही है, वॉल्यूम के अंदर तो जा रही है लेकिन हल्की जा रही है, तभी ये जो अंदर इमेज बन रही है ना ये इसको क्लियर नहीं बना रही है। मिरर क्लियर क्यों होता है और ग्लास बॉल क्यों मिरर क्लियर नहीं होती? रीजन होता है ना अंदर क्यों इमेज जो है वो इतनी ब्लर और हल्की सी स्मज इमेज बनती है, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव वैल्यू थोड़ी होती है और मिरर में रिफ्रैक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, वैल्यू अंदर जा ही नहीं पाती, लाइट अंदर घुस नहीं पाती, तो ऊपर से ही बाउंस होती है तो एग्जैक्टली क्लियर इमेज बन जाती वहां पे। ठीक है, तो अभी इसको थ्री डी में अचीव करने के लिए क्या करेंगे, शेडर को भाई शेडर में क्या डालेंगे, रिफ्लेक्टिविटी 100 और रिफ्रैक्टिविटी जो होगी वो 5% होगी। स्पेक्युलर जो है उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एजेस पे स्पेक्युलर लेवल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ओपेसिटी नहीं छेड़ेंगे अपन, ओपेसिटी वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, कास्टिक निकल रहे हैं तो मैक्स में डायरेक्ट ऑप्शन होता है, माया में डायरेक्ट ऑप्शन होता है कास्टिक का। 5% वैल्यू अगर अंदर गई है ना तो उसी के हिसाब से कास्टिक बनेगा, है ना? या फिर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो बट वो 5% के ही हिसाब से कैलकुलेट करके जो कास्टिक बढ़ाएगा उसकी इमेज आप बढ़ा सकते हो। जो बनाएगा, जो कैलकुलेशन करेगा कास्टिक का, वो उतनी साइज का रहेगा, बस आप उसकी वैल्यू बढ़ा के उसको ब्राइट या कम या ये चीज कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. अब रही बात टेक्सचरिंग की, तो टेक्सचर इमेजेस को कैसे समझना है? टेक्सचर के अंदर क्या आता है, डिफ्यूज, बम्प, नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रस्टेड मेटल है तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूज में जाएगा रेड कलर का एक फ्लैट कलर और ब्लू कलर का एक फ्लैट कलर, और ये जो पैच बने हुए दिख रहे हैं ये फोटोशॉप से ब्रश करके इंसान डालता है ना? बेसिकली आप इसकी अनरैप करोगे, अनरैप करने के बाद इस ऑब्जेक्ट इसमें क्या करोगे, पहले ब्लू कलर डालोगे फिर उसके ऊपर में ब्रश चेंज करके रेड कलर डालोगे, फ्लैट कलर डालोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, स्कैटर ब्रश करके थोड़ा सा या डॉज या बर्न लेके इसके ये जो रैंडम एरियाज हैं इसको पेंट करोगे, इसमें ग्रेन्स ऐड करोगे, ये सब कुछ आप डालोगे किसमें, डिफ्यूज के अंदर। अब इससे ज्योमेट्री ऐसी नजर नहीं आएगी, निकलती हुई नजर नहीं आएगी।
ठीक है, ज्योमेट्री जो है उसमें ग्रंजेस नहीं आएंगे, निकला हुआ अलग से नजर नहीं आएगा। बस ये इमेज भर आप डाल रहे हो तो एक सर्टेन एंगल से देखोगे तो डेप्थ नजर आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट डिफॉर्म नहीं हुआ रहता है। क्या करोगे, इसी को टर्न करोगे ब्लैक और व्हाइट में, अल्फा वैल्यू में टर्न करोगे, और इसको फिर डाल दोगे किसमें, बम्प में। अब बम्प और नॉर्मल, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, बम्प और नॉर्मल एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। हैं? क्या चीज का डिफरेंस है बताओ। ओ, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एजेस में काम करता है कि फेसेस में काम करता है। बम्प और नॉर्मल एक ही वैल्यू क्यों है, इसका रीजन है, बम्प डिपेंड करता है कि सब डिवीजन लेवल ज्यादा होंगे तो दिखेगा बम्प, सब डिवीजन लेवल ज्यादा नहीं होंगे तो बम्प नहीं दिखेगा। तो वो एजेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो वैल्यूज आती हैं बम्प के ऊपर, वो ज्योमेट्री को डिफॉर्म करने वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। तो उसमें रफनेस वगैरह, जैसे मटेरियल में रफनेस क्रिएट करनी है, बोलूंगा कि नॉर्मल्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इससे पहले नॉर्मल्स थे ही नहीं, नॉर्मल मैप्स नहीं थे शुरुआत से। बम्प मैप थे जो नॉर्मल का काम करते थे प्रीवियस, है ना। उस समय कोई प्रॉपर्टी नहीं थी नॉर्मल की, तो हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो हम बम्प से ही काम करते थे। फिर डिस्प्लेसमेंट ऐड करते थे, किस चीज के लिए, ज्योमेट्री डिफॉर्म करने के लिए। बराबर। अभी नॉर्मल आ गया है तो बम्प सेपरेट हो गया है। अब बम्प क्या करता है, बम्प एजेस के ऊपर काम करता है, एजेस के साथ होके काम करता है। ठीक है। और जो आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल काम करता है फेसेस, फेस नॉर्मल के ऊपर। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ। पुराना, नॉर्मल ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली बम्प, क्योंकि नॉर्मल में फेस के ऊपर में पूरी कलाकारी होती है, पॉलीगॉन के ऊपर में। तो आप उसके ऊपर में अगर आपको एक स्किन तक की छोटे पोर्स की डिटेल भी दिखनी है, वो भी नॉर्मल दिखा देता है ना। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड नहीं करना पड़ता, रेजोल्यूशन ऐड नहीं करना है। रेजोल्यूशन बढ़ता है तो ज्योमेट्री हैवी हो जाती है, ज्योमेट्री हैवी हो जाती है तो क्या होता है, मॉडल जो है वो यूज अनयूजेबल हो जाता है, आप यूज नहीं कर सकते, बस उसको स्कल्पचर के रूप में रख सकते हो। बट वहीं नॉर्मल मैप में लगने से क्या होता है, ज्योमेट्री बढ़ानी ही नहीं पड़ती और वही डिटेल्स उसमें ट्रांसलेट हो जाती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही इस बेस पे हो रही है। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टेक्सचरिंग कैलकुलेशन कैसे होती है, जो हमने बात की थी ना, क्या था वो। हम्म, देखो क्या है, आज तो खैर 12 बज गया है, तो ये 5-10 मिनट के बाद फिर अपन बंद करते हैं। ओके, फिर हम Yes, लोग sir. वर्किंग पे जाएंगे, हम लोग अपने मॉडल को कंप्लीट करेंगे तब, मतलब उसकी कलरिंग करेंगे, टेक्सचरिंग। देखो कैलकुलेशन जो है ना, दो टाइप की होती है 3D वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, एक कैलकुलेशन होती है जो राइट अप फ्रंट दिख जाती है, जो वैल्यू आप डालते हो वो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके व्यू पोर्ट पे दिखती है। ठीक है, एक वैल्यू होती है जो कि बाद में कंप्यूटर करता है, आप पहले बताते हो कि कितना कैलकुलेशन करना है और बाद में वो उस प्रोसेस को करता है, और वो उस प्रोसेस को करने में टाइम लेता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंडरिंग। वो रेंडरिंग प्रोसेस होती है। अब जो आप बम्प यूज करते हो, नॉर्मल यूज करते हो, और जो आप ये यूज करते हो, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये किस पे बेस होते हैं, सब डिवीजन पे। ठीक है, व्यूपोर्ट पे आप उतने सब डिवीजन नहीं यूज कर सकते, इसलिए व्यूपोर्ट के ऊपर में आपको वो आउटपुट नहीं दिखता, लेकिन लाइट वगैरह, टेक्सचर, कलर, डिफ्यूज वगैरह के आउटपुट दिख जाते हैं। क्यों,
रीज़न ये है कि जो आपका व्यू पोर्ट होता है वो रैम बेस पे होता है, टेम्पररी मेमोरी पे चल रहा है। तो आप जो कलर्स वगैरह डालते हो वो पूरे टेम्पररी मेमोरी पे दिखा देता है। वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती, इसलिए दिख जाते। कई बार कलर्स आपके मिस हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि रैम से ज़्यादा का कलर वैल्यू हो गया है, तो इसलिए वहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो इसके लिए कई बार माया में आप देखते हो ना, एक फेस ग्रीन हो जाता है, फिर छोटा छोटा ग्रीन हो जाता है, लेकिन बाद में यस रेंडर सर। करते रहो तो कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। वो रीज़न रैम का होता है कि वैल्यू ख़त्म हो जाती है मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, तो वहाँ से टेक्सचर दिखाते नहीं हैं। है ना, वो इसलिए दिखाता है, कैलकुलेशन नहीं हो रही ना उस जगह की, तो वापस से बताना पड़ता है जाके कि भाई ये हिस्सा उस शेडर का है। फिर सेलेक्ट करो उस हिस्से को, फिर शेडर मारो, कई बार नहीं दिखाता है। फिर सेव करो, चालू करो, रैम मेमोरी खत्म होती है ना, तब वो पकड़ता है उसको। तो ये इस कारण से वो नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट की रैम खत्म हो जाती। डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और बम्प ये कैसे काम करते हैं? क्योंकि ये पहली चीज इस ये समझ लो कि अगर आपने एक प्लेन लिया हुआ है ना, और इसमें अगर क्रॉस वन का मैं यहाँ पे समझ लो सब डिवीजन रख रहा हूँ, ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो यहाँ पे मेरे को डिटेल्स दे दे। ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इवन ना ही नॉर्मल ना ही बम्प, कोई भी नहीं दे सकता इस फेस के ऊपर में डिटेल्स, जब तक यहाँ पे सब डिवीजन ना आए। ठीक है, यस बिना सर। सब डिवीजन के पॉसिबल ही नहीं है, ये मान लो कि ये होता ही नहीं है। ठीक है। अब मैं जान रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि फिर क्यों हम लोग नॉर्मल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल्स में तो ये होता है ना। ये इसलिए क्योंकि नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट और बम्प में ये जो मैप्स हैं ये कैलकुलेट करते हैं रेंडरिंग के वक्त में। तो जब आप यहाँ पे नॉर्मल मैप अप्लाई करते हो, उसको बताते हो कि यहाँ पे अल्फा वैल्यू है और इधर पे कट है, स्क्रैच बना हुआ है। ठीक है। जब ये तीन स्क्रैचेस आप यहाँ पे बनाते हो अल्फा वैल्यू पे, और रेंडरिंग पे जाता है, तो रेंडरिंग में तय करता है कि बम्प ऑन है या नॉर्मल ऑन है, उस पे कौन सा मैप लगा हुआ है। उसकी ब्लैक और वाइट वैल्यू के हिसाब से यहाँ वो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर कोर प्रोसेसिंग जब होती रहती है, प्रोसेसिंग रेंडरिंग की, उस दौरान कैलकुलेट करता है कि यहाँ पे सब डिविजन्स हैं। इमेज जो आपके सामने उस समय आती है नॉर्मल्स की, वो उतने सेक्शन पे सब डिविजन्स बढ़ा के आपको दिखाता है नॉर्मल। पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं क्रॉस वन रखा हूँ और यहाँ पे अगर स्क्रैच बनाने की कोशिश करूँ तो वो दिखा दे। बस ये क्या यस कर रहा है, आप मैप दे रहे हो, वो मैप की वैल्यू को रख ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे उतने डिविजन्स दिखा नहीं सकता। तो कहाँ जाऊंगा, रेंडरिंग प्रोसेस के दौर पे कैलकुलेट करूंगा, सीपीयू कोर के समय पे कैलकुलेट करके, या आपको इमेज जो मिलती है वो वहां पे दिखती है, जो तुम्हारी मॉडलिंग में किया था कि यहाँ पे हल्का रखते हैं। ये व्यू पोर्ट को हल्का रखने के लिए ही किया जा रहा है, नॉर्मल वगैरह जितने क्यों आ रहे हैं व्यू पोर्ट को हल्का रखने के लिए, कि वहाँ जो आपका ज्योमेट्री है अगर हल्की रहेगी तो यहाँ एनिमेट अच्छे से हो जाएगी। एनिमेट हो जाएगी, एनिमेशन पे फिर नॉर्मल डाल दो, फिर निकाल लो वीडियो, उन वीडियो निकालोगे तो ताबड़तोड़ वीडियो निकलेगा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि कैलकुलेशन रेंडरिंग प्रोसेस के समय होता है। उस समय कंप्यूटर जो है वो, या सॉफ्टवेयर जो है वो उस समय पे ये सब डिविजन्स बढ़ा के निकालता है इमेज। तब क्या होता है, रेंडरिंग सिस्टम क्यों प्रोसेस स्लो होती है? रेंडरिंग प्रोसेस इसीलिए तो स्लो होती है क्योंकि ये ज्योमेट्री जो आप देखते हो, यहाँ पे जो देखते हो ना, यहाँ केवल रन टाइम रेंडरिंग हो रही है, रैम से चल रहा है ये पूरा, ग्राफिक कार्ड और रैम से चल रहा है व्यू पोर्ट। जब रेंडरिंग करने जाते हो ना, तब सीपीयू का कोर सिस्टम यूज होता है। यहाँ पे आप बस बताते हो, देखो रेंडरिंग में कोई भी वैल्यू आप डालोगे ना तो टू द पावर 4 टू द पावर 8, ये दो वैल्यू पे कैलकुलेशन होता है।
करेक्ट, हाँ हाँ। रेंडर का वक्त में कोई वैल्यू नहीं डलती। रेंडर के वक्त में ये बताना होता है कि मैंने इस ज्योमेट्री में क्या क्या वैल्यूज डाली हैं या क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है। रेंडरिंग इज ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर पर्टिकुलर ज्योमेट्री। वो कैलकुलेशन करता है, वो ये नहीं तय करता कि आप क्या उसमें डाले थे, कौन सा आपने मैप यूज किया है, ये मैप सही नहीं है, ये गलत है, वो सब लेना देना नहीं उसका। उसका काम है कि तुम मेरे को वैल्यू बताओ, मैं कैलकुलेट करूंगा 4 गुना 8 गुना और निकालूंगा। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रेंडरर ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई होती हैं। स्कैन लाइन इसलिए बम्प नहीं निकाल पाता, क्योंकि स्कैन लाइन रेंडरर जो है, जो माया का भी स्कैन लाइन रेंडरर है या फिर मैक्स का भी स्कैन लाइन रेंडरर है, वो बम्प क्यों नहीं, स्मूथ ज्योमेट्री क्यों नहीं निकाल पाता, है कि नहीं? सिंपल है। माया में क्या होता है ना, 3 दबाओगे ना, हाँ, तो स्मूथ कर देता है ज्योमेट्री को। देखो ये ओरिजिनल ज्योमेट्री है और ये स्मूथ हो गया। माया के में रेंडरर पे जाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर रेंडरर माया का स्कैन लाइन रेंडर होता है, सबसे बाय डिफॉल्ट रेंडरर होता है। इसको जब आप रेंडर करते हो ना, तो वो ज्योमेट्री ब्लॉक ही निकालता है ना, जबकि ज्योमेट्री जो व्यू पोर्ट में है वो कितनी स्मूथ दिख रही ब्लॉक निकालता है ना। क्यों? क्योंकि इसके में स्मूथ कैलकुलेशंस नहीं दी गई है। माया सॉफ्टवेयर रेंडरर में स्मूथिंग कैलकुलेशन करने को दिया ही नहीं है ऑप्शन। वही माया 2.0 पे स्मूथिंग कैलकुलेशन दिया है। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब होता है इससे। जब मैं वीडियो निकालता हूँ तो मुझे इससे थोड़ी ना मतलब होता है कि ये ज्योमेट्री कैसी है। गेम्स के वक्त में मुझे इससे मतलब होता है, मैश से, क्योंकि गेम्स में इमेजेस या वीडियोस नहीं निकाले जाते। गेम्स में सीधा ज्योमेट्री पास ऑन होती है अनरियल इंजन या गेमिंग इंजन पे। तब मुझे इसके मैश को बरकरार रखना है, देखना है कि कितना ज़्यादा कितना कम, तब देखना है, क्योंकि ज्योमेट्री जा रही है। लेकिन मूवीज लाइन के लिए और बाकी लाइनों के लिए मैश ये मायने रखता है, इसकी रेंडरिंग कितनी जल्दी हो रही है। समझ रहे हो? ये वर्क फ्लो डिफरेंस हो जाता है, कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हम्म, मतलब ये चाहिए, हाँ। देखो, ये ये क्या ये? नहीं, ये कहाँ पेंटा? हाँ, एक छोटा दिख रहा होगा ना इधर। 5 हो गया है, उसको मिक्स कर देते हैं। है ना? वो तो कहीं पे वो तो जरूरी है, क्या है पता रहना। देखो एक चीज मैं बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, ये टबू क्लियर कर दूं सबका। है ना, ये क्वेरी है कि भाई पॉलीगॉन मॉडल में ट्रायंगल क्यों नहीं बनाते हैं, या ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। हाँ, डायमंड नहीं बना सकते हैं ना? क्यों नहीं बना सकते या क्या है? पॉइंट ये है कि ये वर्क फ्लो के ऊपर बताया जाता है। जो सबसे नाइव जो शुरुआत करते हैं ना सॉफ्टवेयर के साथ, सबको बोला जाता है कि आप टिके रहिए भैया, आपको पॉलीगॉन पे ही बनाना है। ठीक है।
ट्रायंगल तब नहीं देते हैं या उन जगहों पे नहीं देते हैं जिन जगहों पे मॉड्यूलेशन हो रहा हो। ज्योमेट्री मॉड्यूलेट होती है, यानी कि जैसे कंधा हो गया, कंधा मूव हो रहा है ज्योमेट्री का, तो मैश जो है वो खींचेंगे। ट्रायंगल अगर वहां पे रहेगा ना तो मेरे को रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा या मेरे को वो स्मूथनेस नहीं मिलेगी मोशन की। रिग वो भी होगा, रिग वो भी होगा, लेकिन वो मेरे को मोशन या मेरा स्किन ज्योमेट्री वैसी नहीं रह जाएगी। तो अवॉइड करते हैं ट्रायंगल्स को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल दे ही नहीं सकते, कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा। हम्म, हाँ, वो एक जो है ना उसको भी क्लियर कर दूं, जो गेम के अंदर जब ज्योमेट्री जाती है तो वो ट्रायंगुलेट हो जाती है। बनाया पॉली में ही है उसने, लेकिन जब उसको वो गेम के अंदर एक्सपोर्ट करता है ना तो वो ट्रायंगुलेट हो जाती है। ये ट्रायंगल्स यहाँ पे भी काउंट होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो ट्राइज, 18,360 ट्राइज, ये ट्राइज काउंट होते हैं जब प्रोसीजरल काम होता है ना तब के लिए, तो ये भी काउंट होते हैं। आप ऐसे भी मॉडलिंग करते हैं, ट्रायंगुलेट मॉडलिंग भी होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, ज्योमेट्री डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से बनती है, लेकिन फिर ट्रायंगुलेट मॉडलिंग करने में हालत अलग खराब होती है, क्योंकि जितनी भी पॉलीगॉन मॉडलिंग है ना उसके बाद फिर आप ट्रायंगल्स बनाते हैं, तो जितना भी आप बना रहे हो उसके ऊपर में और डिटेल बनाने के लिए फिर आप ट्रायंगल से डिटेल देते हो। पॉली मॉडलिंग इसलिए बोली जाती है क्योंकि देखो पॉली मॉडलिंग बहुत इजी रहती है उसको। आप देखो हार्ड सरफेस मॉडल में तो आप ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हार्ड सरफेस मॉडल रिग नहीं होता, बोन रिग नहीं होता, स्किन नहीं होता है। स्किनिंग वगैरह में दिक्कत आती है, इसलिए जनरली बोला जाता है कि कैरेक्टर मॉडलिंग के दौरान पे आपको ट्रायंगुलेट नहीं करना है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये जो क्वेरी है ना, आपका ये क्वेरी मैं एक और चीज पे रख दूं कि पेंटाज मत दो। पेंटा में भी काम करता है, लेकिन पेंटाज देना नहीं चाहिए क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बड़े से बड़े बंदा भी नहीं कर सकता उसको कंट्रोल। पर पेंटाज जो है वो कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन के बाहर हो जाता है। आप इतना समझ लो, एक पॉली भी अगर बनाते हो चार का, तो आप समझ लो कंप्यूटर के अंदर से एक मेमोरी खींच रहे हो। ठीक है, अब पेंटागन दोगे ना तो वो पेंटागन को मैनेज करने के लिए उसको जितनी कैलकुलेशन करनी होगी वो इतनी हैवी हो जाती है कि वो सिस्टम नहीं संभालता। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। आप ये खेल समझ लेंगे ना कैलकुलेशन का, तो आप आसानी से अपना आउटपुट वर्क बना सकते हो। कि आपका यही कैलकुलेशंस तैयार करती है आपका वर्क फ्लो को, कि हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं अपने गोल को, कि मैं कहाँ से जाऊंगा, कहाँ पे ज्योमेट्री कम करूंगा, तो कहाँ पे टेक्सचरिंग पे खेल जाऊंगा। ये कैलकुलेशन पे आधारित होगा। हो सकता है कि जैसे हमने रूपम का जो मॉडल बन रहा था उस पे हमने क्या बात की थी कि मॉडलिंग मॉडलिंग से बनाना है डिटेल्स या टेक्सचरिंग से। ही सेड मॉडलिंग से। अब है ना, तुम्हारे टेक्सचर से हो रहा था, अब वो मॉडलिंग से उसको अचीव करने जाएंगे तो थोड़ा मेहनत लग रही है उसको